अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से 9 नवंबर की तारीख जो है वो दी गई है फाइनल कॉल के लिए कि इस दिन सवाबी में लोग इकट्ठा हों और ये सबकी जिम्मेदारी है। सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, अगर मैं वापस नहीं आता तो मेरे घर वाले मेरा जनाजा पढ़ लें। इमरान खान से मुशावरत हो गई है कि किस तरीके से हमने मुल्क बंद करना है, सड़कें बंद करनी है, हुकूमत की हर तरह की सोची हुई रुकावट का भी हमने मुकाबला करने का जो है ना वो लाया अमल तैयार कर लिया है। लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट कॉल एहतजाज की। उन्होंने जो है कहा कि डी चौक इस्लामाबाद में भी मैं झूठ बोल के नहीं गया था, बता के गया था, अभी भी मैं झूठ नहीं बोल रहा। हर बंदा तज्जियाकार बना है, इनकी कन्फ्यूजन में मत आए, मेरी बात पे यकीन करें, मैं सच बोलता हूँ। और इमरान खान की जो जेल में हालत है उसको उन्होंने कंडेम किया। अब ये सारी सूरत हाल, ये वाला अली अमीन गंडापुर, इस्लामाबाद डी चौक 4 अक्टूबर वाले अली अमीन गंडापुर से कैसे डिफरेंट है? अगर ये इस दफ़ा सक्सेसफुल होता है तो क्यों सक्सेसफुल होगा? क्या चीज़ें हैं जो इस दफ़ा पीटीआई के लिए डिफरेंट हैं जो 4 अक्टूबर इस्लामाबाद में डिफरेंट नहीं थी? इसके ऊपर बात करेंगे। जो डिफरेंट साइड से स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 82 वर्कर्स के हुकूमत की, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 82 वर्कर्स हैं, उनको अडियाला जेल से रिहा किया गया है। अभी कुछ दिन पहले कोई 500 जो है वो 9 मई के केस में जो वर्कर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रिहा किया गया था। फिर अलीमा खान, बुशा बीबी, उज़मा खान, इनको रिहा कर दिया जाता है। इमरान खान के साथ फुल ऑन जो है इस वक्त मुलाकात हो रही है, उनके साथ सियासी मामला जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, उनके लॉयर्स भी मिल रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी मिल रहे हैं। अभी अली अमीन गंडापुर साहब की भी मुलाकात हो गई है और इतना बड़ा उनकी तरफ से ऐलान भी आ जाता है। एक सूरत हाल ये है, फ़ौज क्या सोच रही है। एक अरसा हो गया है कि आपको आर्मी की तरफ से कोई भी बातचीत नज़र नहीं आती, वो थोड़े से ख़बरों से हटे हुए हैं। पहले वो सिर्फ ख़बरों में वही थे और अब वो ख़बरों में नहीं है। लेकिन हुकूमत ने उनके बारे में एक बात की थी, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब हैं, आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं। उनका कहना था कि डील हो गई है। किसके साथ डील हुई है? बुशरा बीबी की डील हुई है हुकूमत के बॉसेस के साथ, इस वजह से वो रिहा हुई हैं। ये हुकूमत कह रही है, ये हुकूमत का मौक़िफ़ था। ये बहुत बड़ी बात है कि पीडीएम जैसी हुकूमत जो खुद अपने तौर पे इम्पॉसिबल था कि रूल कर सके, इलेक्शन जीत सके, किसी भी लिहाज से कोई जलसा कंडक्ट कर सके, उसको सक्सेसफुल तो बना नहीं सके, तो ये इम्पॉसिबल सिचुएशंस में जिनकी भी मदद से यहाँ तक पहुँचे हैं, जिन भी लोगों ने इमरान खान को कॉर्नर किया, क्योंकि वो पीडीएम तो नहीं थी, वो ये हुकूमत तो नहीं थी, तो उन सारे लोगों में अब ये जो इत्तेहादी हुकूमत अब बात करती है कि हमें धोखा हो गया शायद। अब हम जो हैं ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि बुशरा बीबी की डील हो गई है। किसके साथ डील हुई है? हुकूमत के साथ तो डील नहीं हुई ना। तो या तो पीटीआई है यहाँ पे, या फिर यहाँ पर जो है हुकूमत है, तीसरी यहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं। इलेक्शन कमीशन तो किसी को जेल में रख नहीं सकता, सही है, तो वो इस तरह का तो कोई इदारा है नहीं। तो ऑब्वियसली आप इस वक्त आर्मी के बारे में बात करें कि आर्मी के साथ डील हुई है, तो बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। इस सारी चीज़ पे फ़ौज क्या कहती है? सबसे पहला जो उनकी तरफ से बयान आता है, उनका कहना है कि जी पीटीआई समेत किसी भी सियासी जमात के साथ कोई बात नहीं होगी। इदारे का हम ये मौक़िफ़ पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि ये सियासी जमातों का काम है कि वो सियासत पर बात करें, मुज़ाकरात करें और रियायत दें और लें। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रियायत दें और लें। अब हुकूमत हमारी कभी भी पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत, ना पीडीएम 1 ना पीडीएम 2, वो इस काबिल अगर होती कि वो किसी को रियायत देती या लेती, तो क्या ही बात थी फिर हमारे मुल्क में। शायद सच में सियासी स्टेबिलिटी जो है हम उसको रो ना रहे होते। उनकी इतनी अथॉरिटी और औकात ही नहीं है कि वो किसी को रियायत दें या लें। यानी कि इस वक्त पीटीआई को रियायत की बात हो रही है और इस वक्त देगा कौन? वो पीडीएम नहीं है एटलीस्ट। फर्दर कहा गया है कि जी ऐसे मामला पर बात करना सियासी जमातों का काम है। पाक फौज ने रवां साल मई में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पोजीशन वाज़े कर दी थी। और फर्दर कहा गया है कि जी अगर कोई जो है इंतशार पसंद है या कोई ऐसी जमात है तो फिर वो माफ़ी मांगे और अपनी हरकतें ठीक करे, तो फिर तो जो है ना सियासी जमातों से वो बात कर सकती है, क्योंकि सियासी काम है। यानी कि फ़ौज के साथ तो स्टिल बात नहीं ना होनी अगर आप माफ़ी मांगते भी हैं। इससे पहले आप नोट करें कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की आपस में मुज़ाकरात की बात होती थी तो इमरान खान तो कहते थे कि मैं PMLN और पीपल्स पार्टी से इसलिए बात नहीं करता क्योंकि ये टाउट्स हैं, इनकी अपनी कोई सोच नहीं है, ये जो है पपेट्स हैं, तो मैं इनके ऊपर वक्त क्यों ज़ाया करूँ, मैं डायरेक्ट जाके बॉस से बात करूँगा। इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि हम बात ही नहीं करते, वो बीच के मिडल मैन PMLN पीपल्स पार्टी के सियासी जमातों से बात करो, ये करो, वो किसी साइड पर नहीं आते थे। उनका ये कहना था कि बात होगी ही नहीं, ख़त्म, सही है। लेकिन इस वक्त जो है फ़ौज कह रही है कि रियायत लेनी है या देनी है, सियासी जमात से बात करें। और
اگر آپ کو کوئی بھی بات کرنی ہے, معافی مانگنی ہے اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے تو سیاسی جماعت سے بات کریں. اب سیاسی جماعت کا کیا مطلب, پاکستان میں کیا ہوتا ہے, حکومت یہاں پر کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, عوام کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتی, یہ آپ کو بہت اچھا طریقے سے پتا ہے. تو اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے فوجی ذرائع کی طرف سے. صحیح ہو گیا. یہ صورتحال بنتی ہے, حکومت کا ٹرسٹ فوج کے ساتھ کم, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بشا بی بی کو رعایت دی ہے, عمران خان کو رعایت دی ہے, یعنی کہ فوج نے, حکومت کہتی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں اس وقت فل جوش میں آ جاتے ہیں. عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 9 نومبر ہماری آخری کال ہے, اور اس کے بعد ہم حکومت کی ہر طرح کی رکاوٹ کے لیے تیار ہیں. اب اس میں یہ بات تو نہیں کی جا سکتی کہ جی علی امین گنڈاپور کو فوج کی طرف سے کوئی سپورٹ ہوگی. اس میں یہ بات لیکن آپ ضرور انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اگر فوج, اسٹیبلشمنٹ یا اتھارٹیز اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے کمپلیٹلی نکال دیتی ہے باہر, سیاسی معاملے سے فور ناؤ, کہ عمران خان, علی امین گنڈاپور, 9 نومبر کی فائنل کال اور حکومت, ان میں سے جو سروائیو کر گیا, سروائیول آف دا فٹسٹ, دیکھتے ہیں جی کیا اکھاڑ لیتا ہے کون کسی کا. تو اگر حکومت سچ میں جو ہے وہ اپنے نیز پر آ جاتی ہے, اس طریقے سے یہ لوگ سسٹم کو سیبوٹاج کر دیتی ہے پی ٹی آئی, تو پھر ٹھیک ہے جی, پھر تو ڈیزرو کرتی ہے پی ٹی آئی کہ وہ جہاں پر رکے. کیا اس وقت پاکستان میں یہ ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جی سروائیول آف دا فٹسٹ ہوگا؟ اس سے پہلے جو ہے سمٹ بھی تھی, یہ بھی تھا, اسلام آباد کو پورا بند کر دیا, اور محسن نقوی صاحب جو ہے وہ فرنٹ پہ آ گئے تھے. وہ کانسٹنٹلی جو ہے پی ٹی آئی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اسلحے کے ساتھ لیس لوگ آ رہے ہیں اور ان کو ہم اسی طریقے سے ڈیل کریں گے, ہم ڈر نہیں رہے. لیکن اس وقت ماحول یہ نظر آتا ہے کہ کسی بھی طرح کی فوجی انوالومنٹ شاید اس ساری چیز میں نہیں ہو, تو ڈائریکٹلی وہ کسی ایک سائڈ کو سپورٹ کریں گے. اب وہ حکومت کو ہر لحاظ سے بیک کر رہے ہیں, یا پھر جی جگہ پر فوج نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا ہے. اس دفعہ یہ شاید سروائیول آف دا فٹسٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں کتنا دم ہے, دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کر لیتی ہے, کیونکہ کسی بھی طرح کی انوالومنٹ اس وقت ان کو فائدہ نہیں دے گی. اور فیکٹر ہے یو ایس اے, امریکہ, اور دوسرا فیکٹر ہے جی چائنا. چائنا کے ساتھ اس حکومت کی طرف سے جو ایک اسٹرینڈ ریلیشن آئے ہیں, جو ایک کشیدگی آئی ہے, ان دا لانگ رن اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ آرمی. حالانکہ اس وقت یو ایس اے کے ساتھ معاملات کو کشیدہ کرنا آرمی بالکل افورڈ نہیں کر سکتی. میں نے کو کل ہی بتا دیا تھا کہ جنرل عاصم منیر سے متعلق جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یو ایس اے ان کو بین کرے, ان کے ایسٹ فریز کرے. تو ایسی بات چیت کے اوپر یو ایس اے اپنی فورن پالیسی, کوئی بھی عقل مند سین ملک ایسے معاملات پہ اپنی فورن پالیسی میں ایسے اسٹرانگ بندے کو لیوریج کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کی اس ویکنس کو اس کے اگینسٹ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہی صورتحال جو ہے آپ نوٹس کر سکتے ہیں. لیکن ان دا لانگ رن سارے کام پاکستان آرمی جو ہے, جب ملک کے اندر کوئی بھی کہ جی ہم نے اس صوبے کے اندر معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے بلوچستان کے کسی ایریے کو ٹیک اوور کرنا ہے, تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے چائنا کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہم نے سی پیک کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہم نے گوادر کو پروٹیکٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ ساری جو ہے بات چیت کرنے کے بعد اگر چائنا آپ سے ہٹ جائے گا تو ان اوور آل سچویشن میں آپ کی آرمی کی ہی پوزیشن ویک ہو جاتی ہے. میک سینس رائٹ, کہ اگر آپ چائنا کو اس سارے سینیریو سے نکال دیں, آرمی کے ہاف آف دا آپریشنز ان پاکستان, خیبر پختونخوا, خاص طور پہ بلوچستان میں وہ اس بیس کے اوپر ہیں کہ چائنیز آفیشلز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. چائنا کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, ان چیزوں کا جو ہے وہ سارا کنٹرول آرمی کے جب تک انڈر نہیں ہوگا تب تک ہم ان چیزوں کو, ہم اپنی معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں کر سکتے. اس معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ چائنیز جو پروجیکٹس ہیں اور جو چائنیز آفیشل ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں. تو اگر آپ چائنا کو اس سارے سینیریو سے مائنس کرتے ہیں, اس کا مطلب آرمی مائنس ہو گئی ہے. آرمی کا کوئی کام نہیں ہے. پھر آرمی نے کرنا کیا ہے, کوئی کام نہیں, ختم. کوئی پروجیکٹ, کوئی ایریا ٹیک اوور کرنے کی آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی لاجک ختم ہو جاتی ہے, رہ ہی نہیں جاتی. اور اس حکومت کی طرف سے چائنا کے ساتھ تعلقات انتہا زیادہ کشیدہ کر دیے گئے ہیں. تو سو فار یو کین ایکسپیکٹ کہ جی سروائیول آف دا فٹسٹ, اور شاید اس حکومت کو اپنے طور پہ گرا دے ویک تو یہ ہے ہی. چلو پی ٹی آئی کی ایک جو ہے نا ان کو پنچ ہی صحیح تو لگنے دو, اس لیے یہ پنچ جا کے. یہ صورتحال اس وقت پاکستان میں بنتی نظر آ رہی ہے. تو بیہائنڈ دا کرٹنز کوئی بھی ہو, لیکن فرنٹ کے اوپر ڈیل میں کوئی بھی بیہائنڈ دا کرٹن جو ہے وہ معاملات کو طے کر رہا ہے, لیکن جو پیج کے اوپر, پیپر کے اوپر سائن ہوں گے وہ حکومتی ریپرزینٹیٹیو کے ہی ہونے ہیں. باتیں جس کی بھی مانی جا رہی ہیں, جو ریپرزینٹیٹیو ہے جو سائن کر رہا ہے وہ آپ کا پریمیم, وہ آپ کا پرائم منسٹر شہباز شریف ہی ہے. تو اس وقت جو فیس ہے جس حکومت نے چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات کو کشیدہ کیا ہے, خراب کیا ہے, تو وہ پی ڈی ایم ہے, اس کی
शक्ल उसके फ्रंट के ऊपर, तो क्या इस वक्त नया फेस रिक्वायर्ड है कि जो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर कर सके या डिफरेंट कर सके या वट एवर इज़ द थिंकिंग। एक तरफ ये सूरत हाल जो है वो चल रही है, तो इन चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखें तो यू कैन टेल कि ये 9 नवंबर के बाद जो भी फाइनल कॉल इन्होंने जिस भी दिन की देनी है, जिन भी हालात में देनी है, जो भी इन्होंने सिनेरियो सेट करना है, उसमें डायरेक्टली किसी एक साइड को भी फौज की तरफ से एटलीस्ट किसी तरह की भी सपोर्ट नहीं मिलने वाली, किसी तरह की भी कि हाँ भाई ये होगा, टेंशन ना लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चीज़ थोड़ी सी यू कैन टेल, जिस तरीके से वर्कर रिलीज़ किए जा रहे हैं पीटीआई के जेलों से, तो अब पीटीआई के वर्कर्स को रिलीज़ करना ये नहीं है कि उन्हीं वर्कर्स ने जाके जो है वो उन धरनों में, उन्हें एहतजाज में बैठना है तो इसलिए उनको रिलीज़ किया गया है। ये पब्लिक के सेंटीमेंट के लिए चीज़ें हो रही हैं, ताकि पब्लिक ये चीज़ जो उनके डर है दिमागों में कि हमने नहीं जाना, हम गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर हम जेल से नहीं निकल सकते, ये डर उनके दिमाग से निकल जाए कि वर्कर्स रिलीज़ हो गए हैं, पीटीआई के लोग जेलों से निकाले जा रहे हैं, तो उनका भी ये डर खत्म हो कि हम भी जेल जा सकते हैं, ताकि लोग निकलें। दिस इज द सिनेरियो दैट इज बीइंग सेट, दिस इज द स्टेज दैट इज बीइंग सेट, ये स्टेज बनाया जा रहा है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल। उसके अलावा जी पंजाब के बारे में मैं अक्सर पंजाब हुकूमत की बातें आपको बताती हूँ कि किस तरह ये अरबों का बजट मरीम नवाज जो है वो पास करवाती हैं लग्जरी घरों के लिए हुकूमत के, फिर लग्जरी गाड़ियों के लिए स्पीकर की, फिर लग्जरी गाड़ियाँ, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियाँ जो है ये लाती हैं जो कौमी असम्बली के और मेंबरान हैं। तो इस तरीके से ये सारी सूरत हाल रही है। लेकिन अभी ऑडिट रिपोर्ट जो 2023-24 की आई है, उसमें पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में जमा वो करवा दी गई, जिसमें बताया गया है कि एसपी डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने मोटर बाइक्स के पुर्जे खरीदने पर 8 करोड़ से जायद की जो है बिड सिक्योरिटी वसूल नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया कि जी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गाड़ियों की मरम्मत पर 6 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए। आईजी पंजाब ऑफिस ने 62 करोड़ की ऐसी अशिया खरीदी जिनकी डिलीवरी चार्जेस नहीं लिए गए। यानी कि ओवरऑल इस वक्त पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इदारों में से 2 अरब 13 करोड़ की खरीदारी में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया गया है। पंजाब में हो रही है ये सारी सूरत हाल, तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। जितनी करप्शन, टॉप नॉच करप्शन इस वक्त मरीम नवाज साहिबा खुद कर रही हैं और उनके अंडर जो लोग हैं वो कर रहे हैं, उसकी आपको मिसाल नहीं मिलती। खुद अपने हाथों से ये बजट पास करती रही हैं। 2 अरब 20 लग्जरी घर, 10 करोड़ की लग्जरी लैंड क्रूजर गाड़ी, स्पीकर के लिए 2 वीगो डालों के साथ प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के लिए। ये उन्होंने उस वक्त किया था जब लोग रो रहे थे कि आईएमएफ की नई डील की जो आप लोगों ने शर्तें पूरी की हैं, हम टैक्स के अंडर मर गए हैं, हम इस महंगाई के अंडर मर गए हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड बेसिक लिविंग। ये उस वक्त मरीम नवाज साहिबा ने चीज़ें पास की थी और इसका असर उनके ऊपर ये हुआ था कि महीना गुजरने के बाद उन्होंने फिर करोड़ों की मेरा ख्याल है दर्जनों गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं बाकी पार्लियामेंट के मेंबरान के लिए जो है वो ऑर्डर कर दी थी। और इस वक्त जो है पंजाब पुलिस जो कि मरीम नवाज के अंडर ही आती है, तो उसने 2 अरब 13 करोड़, 2 अरब 13 करोड़ कहाँ गया? ये पंजाब पुलिस के पास नहीं गया, जस्ट नो दिस, सही है, ये पंजाब गवर्नमेंट के पास गया है। ये है सूरत हाल। पाकिस्तान की नॉन पॉलिटिकल बात करें अगर, तो वैसे तो पाकिस्तान के वीज़ा से मुतल्लिक, पासपोर्ट से मुतल्लिक बहुत आपको क्या कहाँ रैंक करते हैं आप, ये सारी चीज़ें तो आप सुनते ही रहते हैं। एंड इट इज़ नॉट अ प्लेजेंट थिंग, क्योंकि आपका पासपोर्ट जो है दुनिया के वर्स्ट पासपोर्ट्स में कंसिडर होता है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान की तरफ से अलाउ किया गया इंटरनेशनल लाइसेंस है वो दुनिया की 132 कंट्रीज़ में एक्सेप्ट हो जाएगा, सही है जी। तो अगर आप यहाँ से लेते हैं तो 132 कंट्रीज़, 132 कंट्रीज़ में यू विल बी एबल टू ड्राइव, जिसमें नॉर्थ अमेरिकन, यूरोपियन, एशियन, अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन ममालिक शामिल हैं। यानी कि ऑलमोस्ट सारे ही बेसिक ममालिक में जो है आप ड्राइव कर सकते हैं। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हाफ़िज़।